हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी सीटेट की थ्योरी की क्लास है। आज हम पढ़ेंगे लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के बारे में। तो दोस्तों क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आपने ये क्लास बहुत ध्यान से देख ली और क्लास को अंत तक देखा तो मैं आपको गारंटी के साथ ये कह सकती हूँ कि अगर इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आ जाए तो आप उस क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आओगे, 100% उस क्वेश्चन को करके आओगे। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और साथ ही साथ यहाँ से अपने नोट्स भी तैयार करके चलने हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम सिर्फ थ्योरी करेंगे। आज की क्लास में क्वेश्चन नहीं होंगे, क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। सबसे पहले देखते हैं कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। जो लेव वाइगोत्स्की हैं उनका जन्म कहाँ पर हुआ था। दोस्तों लेव वाइगोत्स्की का जन्म हुआ था रूस में और 1896 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 1896 में ही जीन पियाजे का जन्म माना जाता है और 1896 में ही लेव वाइगोत्स्की का जन्म माना जाता है और 1934 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं कि जो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है इसका क्या विचार है, मतलब इस सिद्धांत का क्या विचार है। तो इन्होंने क्या माना था, इन्होंने माना था कि जो बच्चा होता है, बच्चा समाज से अंतःक्रिया करके सोशल इंटरेक्शन करके सीखता है। ठीक है, तो जो जीन पियाजे थे उन्होंने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किसको माना था। जीन पियाजे ने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना था कोग्निटिव, ठीक है, चिंतन को, कोग्निशन को, चिंतन को। उसके बाद भाषा को उन्होंने महत्वपूर्ण माना था। लेकिन जो लेव वाइगोत्स्की हैं उन्होंने कहा कि पहले बच्चा क्या करेगा, समाज से अंतःक्रिया करके सीखेगा, मतलब समाज से अंतःक्रिया करेगा और बाद में सीखेगा। मतलब इन्होंने सबसे पहले किसको महत्वपूर्ण माना है, इन्होंने सबसे पहले महत्वपूर्ण माना है भाषा को, समाज और संस्कृति को। इन्होंने कहा कि पहले बच्चा क्या करेगा, समाज के अंदर जाएगा, अपनी संस्कृति के अंदर जाएगा और वहीं से क्या सीखेगा, वहीं से भाषा सीखेगा और उससे ही बच्चे का क्या होगा, उससे ही बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होगा। तो बच्चा क्या करेगा, सोशल इंटरेक्शन करके क्या करेगा, अपने ज्ञान का निर्माण करेगा। और इन्होंने विकास को कैसी प्रक्रिया माना है, लेव वाइगोत्स्की ने विकास को एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया माना है। इन्होंने कहा कि विकास क्या होता है, निरंतर चलता ही रहता है, वोम टू टोम। ठीक है, वोम टू टोम मतलब गर्भ से लेकर कब्र तक विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जीन पियाजे ने क्या माना था, जीन पियाजे ने कहा था कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, वो चरणों से होकर गुजरता है। किससे गुजरता है, चरणों से होकर गुजरता है, स्टेज से। क्योंकि उन्होंने 4 स्टेज दी थी, सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशनल और फॉर्मल स्टेज। तो उन्होंने कहा था कि जो बच्चा अपने संज्ञानात्मक विकास का जो निर्माण करेगा वो किससे करेगा, स्टेज के थ्रू करेगा। मतलब पहले बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर आएगा, फिर प्री ऑपरेशनल में आएगा, फिर ऑपरेशनल में आएगा, फिर फॉर्मल में जाएगा। लेकिन इन्होंने क्या माना, इन्होंने कहा कि स्टेज जैसा कुछ नहीं होता है, बच्चा क्या करता है, समाज संस्कृति से अंतःक्रिया करके अपने ज्ञान का निर्माण करता है, अपना कोग्निटिव डेवलपमेंट करता है। तो इसलिए इन्होंने विकास को निरंतर चलने वाली प्रक्रिया माना है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के लिए समाज और संस्कृति को महत्वपूर्ण माना है। अभी हम इसके बारे में ही बात कर रहे हैं कि वाइगोत्स्की क्या कहते हैं। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा समाज से, संस्कृति से इंटरेक्शन करेगा और अपने ज्ञान का निर्माण करेगा, अपने संज्ञानात्मक विकास का निर्माण करेगा और बच्चा भाषा के माध्यम से सीखा है। जो जीन पियाजे थे वो कहते हैं कि भाषा महत्वपूर्ण नहीं है, चिंतन महत्वपूर्ण है, थॉट्स महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन वाइगोत्स्की ने भाषा को महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने कहा है कि अगर बच्चा कोई चीज़ व्यक्त कर पाएगा तभी तो बता पाएगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या नहीं सोच रहा हूँ। तो पहले भाषा आएगी और तब उस भाषा के माध्यम से बच्चा अपने चिंतन को व्यक्त कर पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो समझ गए आप इसके बारे में। लेव वाइगोत्स्की क्या बात करते हैं, लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि जो बच्चा होता है, बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण समाज संस्कृति से इंटरेक्शन करके सीखता है। इन्होंने समाज और संस्कृति को, समाज संस्कृति और भाषा को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। तो जहाँ पर भी क्वेश्चन आ जाए कि समाज की बात हो रही हो या संस्कृति की बात हो रही हो या भाषा की बात हो रही हो, तो वहाँ पर हमारा क्या आंसर हो जाएगा, लेव वाइगोत्स्की। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे इन्होंने टाइप ऑफ स्पीच दिए हैं। ठीक है, जैसे जीन पियाजे ने ईगो सेंट्रिज्म के बारे में बात करी थी, ऐसे इन्होंने टाइप्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करी है। इन्होंने 3 टाइप्स दिए हैं, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच। 3 टाइप बताए हैं इन्होंने स्पीच के।
सोशल स्पीच में क्या होता है दोस्तों, जो जन्म के बाद की सबसे पहली जो भाषा होती है वो होती है बच्चे की सोशल स्पीच। ठीक है, जैसे बच्चा पैदा होने के बाद क्या करता है, रोना शुरू कर देता है, या उसको भूख लगती है, भूख लगने पर क्या करेगा, रोएगा। ठीक है, या उसको दर्द होगा तब क्या करता है, रोएगा, या उसको सोना होता है तब क्या करेगा, रोने लगता है। तो जन्म के बाद से ही कौन सी स्पीच शुरू हो जाती है, हमारी सोशल स्पीच शुरू हो जाती है। सेकंड नंबर पे आती है दोस्तों, सेकंड नंबर पे आती है हमारी प्राइवेट स्पीच। अब प्राइवेट स्पीच क्या होती है, जैसे जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होता जाता है, 2 साल के बाद का बच्चा जैसे खेलना शुरू कर देता है, तो क्या करता है, जैसे वो खेलता है तो खेलते टाइम खुद से ही बोल बोल कर बातें करने लगता है। ठीक है, जैसे लड़कियां खेलती है, गुड़ियाओं से खेलती है, तो कि आज मैं इसको ये वाले कपड़े पहनाऊंगी, आज मैं इसके ऐसे बाल बनाऊंगी, या आज मैं इसका इस तरह से मेकअप करूंगी, खुद से ही बोलती रहती है और खेलती रहती है। ऐसे जैसे लड़के होते हैं तो जैसे वो कार से खेलते हैं तो ऐसे खुद ही बोलता रहेगा कि इधर से निकालेंगे कार, इधर से निकालेंगे, मेरी कार इससे ट्रक से बड़ी है, ट्रक की कार से टक्कर हो गई। तो क्या करता है बच्चा, खुद से ही खेलता रहता है और बातें भी करता रहता है। तो इस स्पीच को बोलते हैं प्राइवेट स्पीच। और थर्ड स्पीच जो होती है, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है, इनर स्पीच, जो मन की भाषा होती है। तो मन की भाषा को क्या कहते हैं, इनर स्पीच। ये कब विकसित हो जाती है, ये विकसित होती है 7+ अबव के बच्चों में। ठीक है, जो बच्चे 7 साल से ऊपर के हो जाते हैं। ठीक है, वो मन ही मन अपने विचारों को व्यवस्थित करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि अब मैं ये काम ऐसे करूँगा, अब ऐसे करूँगा, अब मुझे पढ़ना है तो इस टाइम आधा घंटा ये पढ़ना है, आधा घंटा ये पढ़ना है, आधा घंटा ये पढ़ना है। या अगर मान लीजिए खेल भी रहे हैं तो आज ये खेलना है, तो वो बोल कर नहीं करते, वो करते हैं मन ही मन, अपने मन ही मन। तो ये होती है मन की भाषा। ठीक है, इसलिए जो इनर स्पीच है उसको बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। और जो इनर स्पीच होती है वो तर्क करने और विचारों को व्यवस्थित करने में मदद करती है। तो इस इनर स्पीच क्या करती है, जो हमारे तर्क और विचार होते हैं उनको एक व्यवस्थित तरीके में लगाने में मदद करती है। तो समझ गए आप तीनों स्पीच के बारे में, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट में है दोस्तों, जो इनका सिद्धांत है उसकी मुख्य विधियां या अवधारणाएं देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी अवधारणाएं दी हैं या क्या क्या इनकी विधियां हैं। चलिए देखते हैं पहले पारस्परिक शिक्षण, जिसको हम रेसिप्रोकल टीचिंग के नाम से भी जानते हैं। इसमें बच्चा क्या करता है, अच्छा आप रेसिप्रोकल के नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि मतलब आदान प्रदान करना। जैसे कि क्लास में मान लीजिए टीचर पढ़ा रहे हैं और तो टीचर ने कोई टॉपिक पढ़ाया, बच्चे को समझ नहीं आया, तो बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि सर ये आपने कैसे बताया, ये ऐसे कैसे होगा। तो बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है। उधर से फिर टीचर उसको समझाने की कोशिश करे कि बच्चों ये क्वेश्चन, इसका आंसर ऐसे है, इसका आंसर ऐसे है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रेसिप्रोकल टीचिंग, मतलब विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, और बच्चे पूर्वानुमान भी लगाते हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं कि भाई ये चीज़ ऐसे, मान लीजिए टीचर ने कोई कहानी सुनाई, तो कहानी सुनाने के बाद जैसे टीचर प्रश्न पूछेंगे तो बच्चे हो सकता है कि अपना माइंड लगाए, मतलब खुद से कहें कि ये चीज़ ऐसे ना हो के ऐसे भी हो सकती थी। तो इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल टीचिंग, जब दोनों तरफ से ही वाद विवाद हो या मतलब तर्क वितर्क हो या आपसी संवाद हो, तो उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल टीचिंग। और जो जीन पियाजे हैं वो सहयोगात्मक लर्निंग पर भी जोर देते हैं। मतलब जो बच्चे एक दूसरे के सहयोग से, मतलब मान लीजिए एक बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा तो दूसरा बच्चा उसको बता दे। ठीक है, इस तरह से मतलब आपस में सहयोगात्मक तरीके से सीखने पर बल देते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग मतलब समूह में छोटे छोटे ग्रुप बनाकर समूह में सीखने पर बल देते हैं। और समर्थित अधिगम असिस्टेड लर्निंग पर भी ये क्या करते हैं, जोर देते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है आंतरिकीकरण, जिसको हम इंटरलाइजेशन बोलते हैं। अब इन्होंने आंतरिकीकरण की भी बात करी है। इन्होंने कहा है कि बड़े होने पर अपने अंदर चीज़ों को धारण करना। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि इन्होंने कहा है कि जब बच्चा शुरुआती दौर में होता है, ठीक है, तो वो अपने समाज से, संस्कृति से, भाषा के माध्यम से, समाज से अंतःक्रिया करके सीखता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा वो क्या करेगा, चीज़ों का इंटरलाइजेशन करेगा। और बच्चों का मतलब चीज़ों का आंतरिकीकरण करना शुरू कर देगा, चीज़ों को समझना शुरू कर देगा, उसको ही बोलते हैं इंटरलाइजेशन। इसलिए दोस्तों लेव वाइगोस्की ने संवाद और सामूहिक शिक्षा को
बढ़ावा दिया है। ये कहते हैं कि सामूहिक जो शिक्षा होती है, मतलब समूह में, ग्रुप में जो शिक्षा होती है, एक साथ इकट्ठा होकर शिक्षा देनी चाहिए बच्चों को। और संवाद मतलब आपस में रेसिप्रोकल टीचिंग करना, आपस में एक दूसरे के विचारों को आदान प्रदान करना, इस चीज़ पर ये क्या करते हैं, इस चीज़ पर ये बल देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों कि नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सामाजिक उपकरणों को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। तो जो हमारे लेव वाइगोत्स्की हैं, ये जो सामाजिक उपकरणों को ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। ये कहते हैं कि जो बच्चा होता है वो सामाजिक उपकरणों के माध्यम से भी सीखता है। जैसे क्योंकि इन्होंने समाज को महत्वपूर्ण माना है, तो जितने भी सामाजिक उपकरण हैं उनको भी ये महत्वपूर्ण मानते हैं। जैसे मानचित्र, जैसे पढ़ाते समय मानचित्र का प्रयोग कर लिया जाए तो उसको भी ये क्या मानते हैं, महत्वपूर्ण मानते हैं। भाषा को इन्होंने महत्वपूर्ण माना ही है। और सामाजिक सोशल टूल्स क्या क्या होते हैं, जैसे भाई हम किसी बच्चे से क्या हो रहा है, किसी बच्चे से डिजिट मतलब बड़ी बड़ी डिजिट है ऐड की और वो ऐड करना नहीं आ रहा, तो क्या किसका यूज़ कर लेगा, कैलकुलेटर का यूज़ कर लेगा। तो इन चीज़ों को भी इन्होंने क्या माना है, महत्वपूर्ण माना है। तो जो लेव वाइगोत्स्की हैं वो सामाजिक उपकरणों को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो यहाँ से अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हर एक पॉइंट ऐसा है जो आपको अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन के फॉर्म में देखने को मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, जहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, वो है हमारा पॉइंट निकट विकास क्षेत्र, जिसको हम समीपस्थ विकास का क्षेत्र या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या ZPD के नाम से भी जानते हैं। इतने सारे नाम होते हैं इसके, ZPD। एक तो सीधा सा क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि ZPD किसने दिया, या निकटस्थ विकास का क्षेत्र का सिद्धांत किसने दिया, समीपस्थ विकास का क्षेत्र का सिद्धांत किसने दिया। तो दोस्तों आइए समझते हैं बहुत इजी भाषा में कि ये ZPD होता क्या है। तो मान के चलिए जैसे कि एक बच्चा है और बच्चे को उनके पेरेंट्स ने क्या किया, साइकिल ला कर दे दी। ठीक है, साइकिल ला कर दे दी। अब कुछ तो बच्चा शुरू में क्या कर रहा है, साइकिल चलाने की कोशिश कर रहा है। तो मान लीजिए बच्चा धीरे धीरे साइकिल चलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बार बार वो क्या होता है, बार बार गिर जाता है। ठीक है, तो फिर पेरेंट्स आते हैं और क्या करते हैं, या तो उसको पकड़वा के चलवाएंगे या क्या करेंगे, उसके पहिए के साथ में बैलेंसर लगा देंगे। ठीक है, अब बैलेंसर लग गए साइकिल में तो क्या हुआ, बच्चा उसको आसानी से चला पा रहा है साइकिल को। तो वो क्या हुआ, वो हुआ सपोर्ट बच्चे के लिए। ठीक है, तो जैसे बच्चा पहले साइकिल नहीं चला पा रहा था और उस बैलेंसर लगने के बाद अब क्या हो रहा, बच्चा साइकिल चला पा रहा है। तो इस क्षेत्र को बोलते हैं ZPD, निकट विकास का क्षेत्र। इसको ऐसे मान के चलिए जैसे कि मान लीजिए आपको CTET या UPTET जितने भी क्वालिफाइंग नेचर के मतलब एग्ज़ाम होते हैं, इनको आपको पास करने के लिए जनरल कैटेगरी को 90 नंबर चाहिए होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई बच्चा बार बार मॉक टेस्ट दिए जा रहा है और मॉक टेस्ट देने के बाद बार बार इसके या तो 70 मार्क्स आ रहे हैं, या कभी 80 आ जाते हैं, कभी 65 आ जाते हैं, लेकिन वो 90 मार्क्स तक नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, अब वो 90 मार्क्स तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो जो इसके ये नंबर आ रहे हैं, कभी 70 आ रहे हैं, कभी 80 आ रहे हैं, कभी 65 आ रहे हैं, तो ये है उसका वास्तविक विकास। कि अब तक उसका कितना विकास हुआ है, केवल उसका वास्तविक विकास हुआ है अभी तक। अब होना कितना है, मतलब उसको संभावित विकास तक जाना है। संभावित मतलब 90 नंबर तक उसको जाना है। अब उसने क्या किया, अब उसने सेल्फ स्टडी और अच्छे से करनी शुरू कर दी, या उसने यूट्यूब पर जाकर कोई अच्छे से टीचर को देखा, चूज़ करा और उसकी क्लास डेली रूटीन पे लेनी शुरू कर दी। तो उसका क्या हो गया, संभावित विकास हुआ। जब उसने एग्ज़ाम दिया तो उसके 90 नंबर आ गए। तो इस क्षेत्र को वास्तविक विकास के क्षेत्र से संभावित विकास के क्षेत्र का, जो क्षेत्र के बीच का जो विकास, वास्तविक विकास और संभावित विकास के बीच का जो क्षेत्र होता है, उसको ही क्या कहा जाता है दोस्तों, उसको ही कहा जाता है ZPD। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जो वास्तविक विकास और संभावित विकास के जो बीच का क्षेत्र होता है उसको कहा जाता है ZPD। ठीक है दोस्तों, अब ऐसा तो है नहीं कि भाई ZPD खुद ही आ जाएगा, कोई हमको कोई सपोर्ट कर रहा है, मतलब कोई सपोर्ट करने वाला भी तो होगा। मान लीजिए कि किसी बच्चे के मान लीजिए 60 मार्क्स आ रहे थे या 70 मार्क्स आ रहे थे, अब उसने यूट्यूब पर जाकर पढ़ना शुरू कर दिया, तो किसी टीचर से ही तो पढ़ा होगा वो।
ठीक है। तो जो वो टीचर है, जो सपोर्ट करने वाला पर्सन है, उसको हम कहेंगे MKO, मतलब मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है, तो जो सपोर्ट करता है उसको कहा जाता है मोर नॉलेजेबल अदर, और जो ये मदद होती है उसको हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। ठीक है दोस्तों, इसको क्या बोला जाता है? स्कैफोल्डिंग। हिंदी में इसको मचान, ढांचा, पाड़, आलम्बन, इन सब नामों से जाना जाता है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे हिंदी में, इसलिए आप सिर्फ इसको इंग्लिश में याद करिए। इसको बोला जाता है स्कैफोल्डिंग। ठीक है, तो अब इसको एक बार मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मान लीजिए एक बच्चा है, बार बार मॉक टेस्ट दे रहा है, मॉक टेस्ट में कभी 70 मार्क्स आ रहे हैं, कभी 80 मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन वो 90 मार्क्स तक नहीं पहुँच पा रहा है। तो उसका वास्तविक विकास कितना हुआ? कभी 70 आ रहे हैं, कभी 80 आ रहे हैं, और संभावित विकास होना कितना है? 90 होना है। तो इसके जो बीच का जो क्षेत्र होता है, इसको हम कहते हैं ZPD, इसको हम ZPD कहते हैं। ठीक है, अब जहाँ से उसने ये सहायता ली, जिसने मदद ली, तो उस पर्सन को कहेंगे MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, और जो ये मदद होती है उस मदद को बोला जाता है स्कैफोल्डिंग। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको स्कैफोल्डिंग बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसे कभी भी नहीं भूलोगे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि सुझाव व संकेत देना भी स्कैफोल्डिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, मान लीजिए हम किसी को सुझाव दे रहे हैं, या हम किसी को कुछ संकेत करके कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी एक तरह की क्या है? वो भी एक तरह की क्या है दोस्तों? वो भी एक तरह की स्कैफोल्डिंग होती है। जैसे मान लीजिए कि हम चेस खेलने बैठ जाएं, ठीक है, चेस खेलने बैठे हैं, और तो हम अपने दोस्त को ऐसे संकेत करके बता रहे हैं कि इसको चल, ठीक है, इसको, तो हम संकेत से उसको बता रहे हैं, तो वो संकेत करना भी क्या हुआ? वो संकेत करना भी स्कैफोल्डिंग कहलाता है। ठीक है, तो मान लीजिए, बस इसको ऐसे सिंपल भाषा में समझिए, अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं तो उस मदद को स्कैफोल्डिंग के नाम से जाना जाता है। आई होप आप स्कैफोल्डिंग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर कुछ मतलब या तो अंतर पूछ लिया जाता है, समानता पूछ ली जाती है कि दोनों में क्या समानता है, दोनों के सिद्धांत में क्या समानताएं हैं और दोनों के सिद्धांत में क्या अंतर है। तो चलिए देखते हैं कि वाइगोत्स्की क्या कहते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा पहले अधिगम करता है और बाद में उसका संज्ञानात्मक विकास होता है। तो जो लेव वाइगोत्स्की हैं वो कहते हैं कि जो बच्चा होता है, बच्चा पहले क्या करेगा? सीखेगा, अपने समाज से, संस्कृति से, भाषा के माध्यम से पहले सीखेगा, और बाद में क्या होगा? बाद में उसका संज्ञानात्मक विकास होगा। लेकिन वहीं जीन पियाजे क्या कहते हैं? जीन पियाजे कहते हैं कि नहीं, पहले तो क्या होगा? पहले बच्चे का विकास होगा। ठीक है, पहले बच्चा क्या करेगा? विकास करेगा, अपना संज्ञानात्मक विकास करेगा, और उसके बाद बच्चा सीखेगा। तो दोनों में क्या अंतर हो जाता है? वाइगोत्स्की कहते हैं कि पहले बच्चा सीखेगा और बाद में अपना विकास करेगा, और पियाजे कहते हैं नहीं, पहले बच्चे का विकास होगा और बाद में बच्चा सीखेगा। अच्छा, दूसरा यहाँ पर दूसरा अंतर एक ये भी देखने को मिल जाता है कि ये भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं। वाइगोत्स्की भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं, विचार को कम महत्वपूर्ण मानते हैं, और पियाजे क्या करते हैं? पियाजे विचार को महत्वपूर्ण मानते हैं और भाषा को कम महत्वपूर्ण मानते हैं। एक अंतर इनके दोनों के सिद्धांत में ये भी देखने को मिल जाता है। तो समझ गए आप इसके बारे में, दोनों के सिद्धांत में क्या अंतर है। और अगर समानता पूछ ली जाए तो समानता क्या होता है? दोनों ही कहते हैं कि दोनों ही कहते हैं, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की, कि बच्चा सक्रिय होकर एक्टिव रूप से खोजबीन करके अपने ज्ञान का निर्माण करता है। ये दोनों की समानता हो जाती है। और लास्ट पॉइंट पर आ जाता है दोस्तों की आलोचना, क्योंकि देखो आलोचना करने में तो इंसान भगवान को भी नहीं छोड़ता है, तो ये तो इंसान ही थे, तो इनके सिद्धांत की भी आलोचना हुई। और आलोचना क्या हुई कि इन्होंने कहा कि जो सीखने में अनुवांशिकता और जीव विज्ञान का कोई भी रोल नहीं होता है। मतलब इन्होंने कहा कि जो बच्चा सीखता है ना, वो केवल भाषा, समाज और संस्कृति से सीखता है, अनुवांशिकता का और जीव विज्ञान का उसमें कोई भी रोल नहीं होता है। तो इसीलिए इनके सिद्धांत की आलोचना हुई थी। तो क्या आलोचना थी? कि अधिगम की प्रक्रिया में अनुवांशिकता और जीव विज्ञान की भूमिका को अनदेखा करने के लिए लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत की आलोचना की गई थी। इन्होंने मतलब थोड़ा भी महत्वपूर्ण नहीं माना था अनुवांशिकता और जीव विज्ञान को, इन्होंने केवल समाज और संस्कृति और भाषा को ही महत्वपूर्ण माना। इन्होंने कहा था कि कुछ नहीं होता अनुवांशिकता और जीव विज्ञान, भाषा क्या करेगा? बच्चा क्या करेगा?
समाज से, संस्कृति से अंतः क्रिया करके अपने ज्ञान का निर्माण करेगा, तो इसलिए इनकी आलोचना हुई। तो दोस्तों ये था हमारा लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विज्ञान विकास का सिद्धांत। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, कोई भी किताबी भाषा नहीं रखी है, बिल्कुल ईजी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करी है। वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।